अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको पता है कि स्पेन की तकरीबन 97% आबादी कैथोलिक क्रिश्चियंस की है और कभी स्पेन पर मुसलमानों की हुक्मरानी हुआ करती थी और ये हुक्मरानी 20 से 30 साल तक नहीं रही बल्कि 700 साल तक रही। ऐसी क्या वजूहात थी कि स्पेन में मुसलमानों की हुक्मरानी ज़वाल पजीर हुई? इनको चुन चुन कर मारा गया, मजहब तब्दील कराया गया या फिर मुल्क बदर कर दिया गया। हमने किताबों में पढ़ा है और कहानियों में सुना है कि तारक बिन ज़ियाद ने स्पेन पर हमला किया था और कश्तियां जला दी थीं, लेकिन इस हमले की वजूहात क्या थीं और किसने हमला करने पर मजबूर किया था? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 711 एडी की, जब एक ईसाई सरदार जूलियन शुमाली अफ्रीका जो मुसलमानों की सल्तनत में शामिल था, उसके गवर्नर मूसा बिन नसीर के पास मदद की अपील लेकर गया कि स्पेन का बादशाह रोड्रिक स्पेन के लोगों पर बहुत जुल्म करता है, आप हमें इससे आज़ाद कराएं। मूसा बिन नसीर ने अपने काबिल जनरल तारक बिन ज़ियाद को 7,000 की फौज के साथ स्पेन पर हमला करने के लिए भेज दिया। एक तरफ तारक बिन ज़ियाद के पास 7,000 की फौज थी और दूसरी तरफ किंग रोड्रिक के पास 25 से 30,000 की फौज थी। ये जंग 711 एडी में ग्वाडलेट नदी के किनारे लड़ी गई, जिसे द बैटल ऑफ ग्वाडलेट भी कहा जाता है। तारक बिन ज़ियाद ने अपने से तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी और इस जंग में किंग रोड्रिक भी मारा गया। और दोस्तों, इस जीत को इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बड़ी जीत समझा जाता है। और इस जंग के बाद तारक बिन ज़ियाद वापस नहीं आए बल्कि आगे बढ़े और फिर उन्होंने उस टाइम के स्पेन के विजिगोथ एम्पायर के कैपिटल टोलेडो को फतह किया। 713 एडी में मूसा बिन नसीर और तारक बिन ज़ियाद ने मिलकर ज़ारागोजा पर हमला किया और इसको भी फतह कर लिया। विजिगोथ एम्पायर के दौरान तंग आए लोगों ने इस हमले में मुसलमानों की ज्यादा मुखालफत नहीं की और मुसलमानों ने आसानी से स्पेन और पुर्तगाल के बेशतर हिस्सों को फतह कर लिया और 720 एडी तक आज का पूरा स्पेन मुसलमानों के कंट्रोल में था और इसको उमवी खिलाफत के दारुल हुकूमत दमिश्क से रूल किया जाने लगा और स्पेन का नाम अल उंदलस रखा गया। 750 एडी में जब उमवी सल्तनत का तख्ता उल्टा तो इसकी जगह ली अब्बासी सल्तनत ने। तो अब्दुर्रहमान फर्स्ट अपनी जान बचाकर अल उंदलस चले गए और वहां जाकर अपनी अलहदा उमवी सल्तनत की बुनियाद रखी और इसका दारुल हुकूमत था कर्दोबा। अब्दुर्रहमान फर्स्ट के दौरे हुकूमत में उंदलस ने कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड कायम किए। मेडिटेरेनियन सी इनके कंट्रोल में था और उन्होंने ओल्ड रोमन ट्रेडिंग रूट्स को बहाल किया और अब इधर से पूरी दुनिया की ट्रेडिंग हो रही थी और इसका फायदा हो रहा था उंदलस को। और देखते ही देखते कोर्दोबा, जो उंदलस का दारुल हुकूमत था, इस प्लेनेट के अमीर तरीन शहरों में शुमार होने लगा। जिधर पूरा यूरोप डार्क एजिस यानी दौरे जहालत से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उंदलस, जो मुसलमानों के कंट्रोल में था, साइंस, लिटरेचर और फिलॉसफी में सबसे आगे था। इसी दौर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरियां, कॉलेज, अवामी हमाम और ताकतवर तरीन फौज तैयार हुई। मुसलमानों के इस दौरे हुकूमत को मजहबी तौर पर भी सुनहरी दौर समझा जाता है। ईसाइयों और यहूदियों को अलहदा बस्तियों में रहने पर मजबूर नहीं किया जाता था, उनको गुलाम नहीं बनाया गया, उनको अपने मजहब की पैरवी करने से नहीं रोका गया, उनको काम करने के मुसलमानों के बराबर मौके फराहम किए गए, जैसे बैंकिंग, सोने और चांदी का कारोबार। वो इस्लामी हुक्मरानों की सिविल सर्विस में काम करते थे। यहूदी और ईसाई मुआशरे और सकाफत में अपना हिस्सा डालने के काबिल थे। 750 एडी से लेकर 1032 एडी तक उंदलस पूरे यूरोप और मुस्लिम दुनिया के लिए एक मिसाल बना रहा। 12th सेंचुरी आते आते इस एम्पायर की बुनियादें हिलने लगी और इसकी बड़ी वजह थी रिकॉन्क्विस्टा। इसका मतलब है कि ईसाइयों के मजहबी रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाना शुरू की कि स्पेन ईसाइयों का मुल्क था और इसको वापस लेना चाहिए मुसलमानों से। 976 एडी में जब उंदलस के हुक्मरान अल हकम की डेथ हो जाती है तो इनका बेटा अल हाशिम उंदलस का हुक्मरान बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। इतने बड़े एम्पायर को संभालना इनके लिए नामुमकिन था, तो इनके वजीर और गवर्नर इनकी जगह फैसले करने लगे। इन वजीरों के गलत फैसलों की वजह से कोर्दोबा पर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बढ़ने लगा।
ایک مضبوط حکمران نہ ہونے کی وجہ سے یہ سلطنت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ہر اسٹیٹ کا گورنر اپنی حکومت چلانے لگا، جن کو طائفاز کے نام سے جانا گیا۔ اس ٹائم پر ریکنکوسٹا اور مضبوط ہوا اور 1030 اے ڈی کے بعد کرسچن کنگڈمز نے مل کر ان تقسیم شدہ طائفاز پر اٹیک کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران ایک طائفہ سیویا نے نارتھ افریقہ کے امپائر المرود سے مدد مانگی اور پھر انہوں نے بچے طائفاز کو یونائٹ کیا، لیکن 1212 تک آتے آتے اندلس کے زیادہ تر حصے پر کرسچن کنگڈمز کا قبضہ ہو چکا تھا، جو کہ کنگڈم آف پرتگال، کنگڈم آف کیسٹیا اور کنگڈم آف ایراگونا تھے۔ اس ٹائم پر ایک آخری مسلم ریاست بچی گرناڈا تھی جو اگلے 200 سال تک قائم رہی، لیکن 1469 میں کیسٹیا کی کوئین ایزابیلا اور ایراگونا کے کنگ نے آپس میں شادی کر لی اور دونوں کنگڈمز نے مل کر اسپین کی بنیاد رکھی، اور پھر 1492 میں اس اسپین کنگڈم نے گرناڈا پر قبضہ کر لیا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور ان کا مذہب تبدیل کرایا گیا، اور جنہوں نے مذہب تبدیل نہ کیا ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور ایسے پھر مسلمانوں کی 700 سال تک رہنے والی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔